वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की कहानी। ये वीडियो का 4th पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियोस आपकी हो चुकी हैं। आज हम आगे शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम यहाँ तक पहुँचे थे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब किसान जो कुछ प्रोडक्शन अपनी मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है, और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होती है उससे वो इनकम अर्न करते हैं। अब ये पालमपुर गांव की कहानी हमारे भारत के हर गांव की कहानी है। दरअसल हमारे इंडिया के हर गांव की कहानी लगभग पालमपुर के गांव जैसी मिलती है, क्योंकि गांव में मैक्सिमम लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो अब पहला पैरा यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप वीडियो को पास करके पढ़ भी सकते हैं पैरा को। जैसे 3 कारक प्रोडक्शन के आपने पढ़े, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। इन 3 कारकों को प्रयोग करने के बाद किसान क्या कर रहा है? अपनी भूमि में गेहूँ पैदा कर रहा है। लैंड भी लगाई उसने, कैपिटल भी लगाई, ठीक है, और लेबर भी लगाई, तो गेहूँ पैदा कर ली। अब गेहूँ पैदा करने के बाद उसकी कटाई होती है। फिर किसान इस गेहूं का क्या करते हैं? कुछ गेहूं अपने उपभोग के लिए रख सकते हैं, कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेंगे, ठीक है, घर पे, और कुछ जो अधिशेष यानी जो सरप्लस बच जाती है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। तो सविता और गोविंद, सविता की कहानी भी पढ़ी आपने, गोविंद की कहानी भी पढ़ी। अब सविता और गोविंद कौन थे? छोटे फार्मर्स थे, ठीक है, स्मॉल फार्मर हैं ये, इनके पास काफ़ी कम भूमि है। तो सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि ये छोटे किसान हैं और इतना सरप्लस प्रोडक्शन इनकी नहीं होती कि वो बचा हुआ जो अनाज है, गेहूँ है, वो मार्केट में बेच सके। तो ये सारा जो प्रोडक्शन होती है, जो भी गेहूं की उपज होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा को घर में ही रख देते हैं और कुछ बचता है जो फिर उसी को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। कभी बचता है, कभी नहीं भी बचता है। तो किस तरह से सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में ले जाया जाता है? शुरू में जब मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था, एक आपको बैलगाड़ी दिखी थी, वो क्या लेके जा रही थी? गेहूं को लेकर जा रही थी। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होती है वो गांव से शहरों की तरफ जाती है और शहरों में जाके फिर बिकती है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलती है और चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है और इकॉनमी चलती है एक तरह से, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो व्यापारी जो होते हैं गेहूं खरीद लेते हैं गांव से, लोगों से, ठीक है, और फिर वो उस गेहूं को क्या करते हैं? आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। इस तरह से मिडल मैन होते हैं कुछ जो खरीद लेते हैं उस सरप्लस प्रोडक्शन को जो भी गांव में होती है। यहाँ पे एग्जांपल गेहूं की है, लेकिन और भी बड़ी सारी फसलें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम गेहूं के ज़रिए ही दूसरी फसलों के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने तेजपाल सिंह के बारे में भी पढ़ा था। अब तेजपाल सिंह के पास ज़्यादा भूमि है, फार्मर है, बड़ा फार्मर है, ठीक है। तो अब आपने ये भी पढ़ा था कि बड़ा फार्मर के पास कितनी ज़मीन होती है, मीडियम मझोले किसान होते हैं उनके पास कितनी होती है, और छोटे किसानों के पास कितनी होती है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, जहाँ पिछले बुक में पढ़ सकते हो NCERT में। तो तेजपाल सिंह जो है उसके पास 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है उसको अपनी सारी भूमि से। अधिशेष मतलब ये उसके सरप्लस है, कुछ अपने लिए खाने के लिए भी रख लेता है, 350 क्विंटल। फिर भी उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जो कि वो मार्केट में बेचता है। तो इस गेहूं को वो कहाँ बेचता है? रायगंज के बाज़ार में बेच देता है। तो रायगंज के बाज़ार में बेचता है और उससे काफ़ी पैसे भी मिल जाते हैं। अब उसको पैसे मिल जाते हैं इस गेहूं को बेच के, तो वो इस कमाई का क्या करता है? ठीक है, अब ये कमाई कहाँ रखेगा? वो बैंक में रखेगा, बैंक में जमा करवाता है वो, और कुछ पैसे जो है वो ऋण दे देता है, लोगों को कर्ज दे देता है। जैसे आपने इस कहानी में पढ़ा, सविता ने कर्ज किससे लिया? तेजपाल सिंह से लिया। तो छोटे किसान जिनको कोई कर्ज नहीं देता उनको कर्ज देता है और उससे उस कर्ज को दे के भी पैसा कमाता है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है सविता जैसे छोटे फार्मर्स से, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो बचत होती है उसको वो अगले मौसम में जो फसल होगी, जैसे अगले मौसम में भी फसल लगानी है, तो उसके लिए वो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था भी कर लेता है। कार्यशील पूंजी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो वर्किंग कैपिटल जो किसान को हर सीज़न में अगर फसल लगानी है जो चाहिए होती है, बीज, कीटनाशक वगैरह, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है,
ठीक है। तो इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर लेने की भी सोच रहा है, ठीक है। तो ट्रैक्टर उसके पास ऑलरेडी होंगे भी, और ट्रैक्टर ले रहा है, तो इससे उसकी कौन सी पूंजी बढ़ रही है? स्थिर पूंजी बढ़ रही है, ठीक है, स्थिर पूंजी बढ़ रही है। स्थिर पूंजी, यहाँ पे ये लिखा है स्थिर पूंजी, जो हमारी कैपिटल आती है, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल जैसे जो हमें बार बार जिस पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और काफ़ी टाइम तक चलती है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। तो ट्रैक्टर जैसे स्थिर पूंजी में आ जाता है, भूमि स्थिर पूंजी में आता है, तो इससे और भी प्रोडक्शन होती है, और भी इनकम आती है फार्मर्स को, ठीक है, बड़े फार्मर्स को खास करके। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से बड़े फार्मर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाते जाते हैं और छोटे फार्मर्स जो है वो कर्ज में ही डूबे रहते हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ हम आगे भी समझेंगे। तो अब हम ये लास्ट पैरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तेजपाल सिंह की भांति दूसरे भी और बड़े मझोले किसान भी हैं, ठीक है। मझोले यानी मीडियम, जिनके पास ज़मीन है। तो वो कितनी ज़मीन होती है मीडियम फार्मर्स के पास, मझोले किसानों के पास, वो भी आपने देखा पीछे। तो ये लोग भी, मझोले किसान भी अपने अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं, जो भी इनके पास भी सरप्लस प्रोडक्शन होती है, इनको भी वो मार्केट में बेच देते हैं। तो कमाई के एक भाग को वो अगले मौसम के लिए फिर इस तरह से कैपिटल उनके पास हो जाती है, जो सेविंग्स करते हैं, तो वो फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं अगले बार फसल लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मझोले किसान भी कुछ पूंजी का वो क्या करते हैं, कुछ कैपिटल जो उनके पास पैसा सेविंग हो जाती है उससे वो क्या खरीदते हैं, लोग पशु खरीद लेते हैं, ठीक है। जहाँ मिल्क एनिमल, जिन दुधारू पशु हो गए उनको खरीद लेंगे, जहाँ लोड कैरियर, इस तरह से खरीद लेते हैं और कुछ दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। जो भी उनको सरप्लस प्रोडक्शन बेच के पैसा आता है, जो भी सेविंग्स होती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी है? नॉन फार्म पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ, कृषि क्रियाएं को छोड़ के, ठीक है। पालमपुर में ये देखा कि पालमपुर के मैक्सिमम लोग कहाँ पे एंगेज हैं? कृषि के कार्यों में एंगेज हैं, ठीक है। कृषि उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो बाकी बच्चे लोग कितने हैं जो गैर कृषि क्रियाओं में हैं? सिर्फ 25% के लगभग लोग हैं गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जनरली ज़्यादा इनकम वाली होती हैं और इससे ज़्यादा पैसे आते हैं। खेतीबाड़ी से ज़्यादा पैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वाले कमा लेते हैं क्रियाएँ। तो गैर कृषि क्रियाओं में सबसे पहले आता है डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। तब डेयरी में क्या आता है? डेयरी में दूध वगैरह, दूध जो होता है उसकी प्रोडक्शन होती है और उसको बेचा जाता है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, बहुत सारे लोगों के पास डेयरी है। तो अब वो डेयरी में उन्होंने भैंसें पाली हुई हैं और भैंसों को घास और चारा कहाँ से खिलाते हैं? अपने खेतों में उगाया हुआ होता है, उन्होंने ज्वार, बाजरा, चरी और अलग तरह के घास अपने जानवरों को खिलाते हैं। और दूध जो होता है उसको कहाँ बेच देते हैं? निकट के बड़े गांव रायगंज में बेच देते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण तथा एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। तो इस तरह से जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने क्या किया हुआ है? दूध संग्रहण, जो मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं और शीतलन केंद्र, ताकि दूध खराब ना हो, और फिर उनको दूर दूर शहरों और कस्बों में भेजा जाता है, दूध को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से डेयरी जो एक्टिविटी है, नॉन फार्म एक्टिविटी, उसमें लोग लगे हुए हैं पालमपुर में। अब दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटी आती है लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ गया कि जो छोटी छोटी चीज़ों की, छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगाना और उसमें काम करना, ठीक है। और उसमें काफ़ी कम लोग काम करते हैं, जनरली घर के लोग ही काम कर रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ही श्रमिकों को किराए पर लिया जाता है। तो इस कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं लघु स्तरीय विनिर्माण में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में? 50 से भी कम लोग हैं जो विनिर्माण कार्यों में लगे हैं पालमपुर में, ठीक है। काफ़ी कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं। तो अगर कंपेयर करें बड़ी फैक्ट्रियों को पालमपुर के विनिर्माण के साथ, और छोटे पैमाने पर ही काम किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है। तो इस विनिर्माण कार्य में पारिवारिक घर के लोगों को ही ऐसे लेबर यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभार ही वो श्रमिकों को किराए पर लेते हैं, जहाँ उनको पैसे देके काम में लगाते हैं। तो इस तरह से लघु स्तरीय विनिर्माण भी है पालमपुर गांव में, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम लगे हुए हैं।
यानी लघु स्तरीय विनिर्माण स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये समझ आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। शॉपकीपर्स इन पालमपुर, ठीक है, पालमपुर के दुकानदार। अब ये तीसरी एक्टिविटी आ रही है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, किस तरह से इनकम जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एक गांव के एग्जांपल से हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरली आप इन चीज़ों को इकॉनमी में ऐसे देख सकते हैं। तो पालमपुर गांव की कहानी हमें हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही है, ठीक है। तो वहाँ पे शॉपकीपर्स जो हैं पालमपुर में, उनके बारे में देखते हैं। पालमपुर के ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, यानी चीज़ें बेचते नहीं हैं, और बहुत कम लोग सरप्लस प्रोडक्शन बेचते हैं, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन करते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो हैं सब्सिस्टेंस ही अपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं। तो पालमपुर के व्यापारी वे थोक दुकानदार हैं जो क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं, शहरों से थोक से सामान खरीदते हैं, होलसेल पे सामान खरीदते हैं, होलसेल बाज़ार जो होते हैं वहाँ से सामान खरीदेंगे और गांव में लाकर बेचते हैं। तो अब आप देखते हो जैसे कि आपके गांव में भी जहाँ भी आप रहते हो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े स्टोर्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ठीक है, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिल और कपड़े भी बिकते हैं। ये सारी चीज़ें गांव में बिकती हैं आकर, और बड़े व्यापारी जो होते हैं वहाँ से ख़रीद कर गांव में आकर इन सभी चीज़ों को बेचते हैं। और कुछ परिवार आप देखते भी हो, जैसे यहाँ पे बस स्टैंड होता है, वहाँ पे दुकानें खुल गई होती हैं, और दुकानों में खासकर क्या होता है, कोई चाय की दुकान होगी, चाय बन के बिक्री होगी, जहाँ कुछ खाने की दुकानें होती हैं जनरली बस स्टैंड पे। अब फोर्थ नॉन फार्म एक्टिविटी जो आ रही है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, परिवहन तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जनरली 25 से 26% के रेट से जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ रहा है। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, है ना, तो जबकि रोड इतने नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत बड़े सारे लोग जो हैं इसमें एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। तो पालमपुर और रायगंज के बीच की सड़क जो है, यहाँ पर कई तरह के वाहन चलते हैं, जैसे आपने पहले भी देखा शुरू की वीडियोस में भी, रिक्शे वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। ये सारे लोग किसमें सेवाएं दे रहे हैं, परिवहन क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को और वस्तुओं को पहुँचाते हैं, और ऐसा करने के लिए इनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी, यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज देते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो पिछले कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। हम जनरली ऐसे भी अपनी इकॉनमी में, अपने देश में भी ऐसा देखते हैं। पालमपुर की भी ऐसी ही कहानी है। तो ये एक्टिविटी है एक तरह की, आप लोग इसको कर सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो किसान हैं, जो स्मॉल स्केल पे है, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, जहाँ, ठीक है, जो मीडियम लेवल पे है, तो पहला किसान जो है वो उसकी सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, अधिशेष ज़्यादा होता है, तो किस तरह से उसकी इनकम बढ़ती जाती है। दूसरा किसान जैसे मीडियम में जब मझोला किसान है तो उसमें उस मझोले किसानों में आता है, तो उसकी प्रोडक्शन किस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं रहती, और अधिशेष भूमि और कुछ उपभोग के लिए, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो घर में खाने के लिए रख देता है, कुछ को बेच देता है, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं बचता। और तीसरा किसान ऐसा अपने उपभोग के बाद, कंजम्पशन के बाद थोड़ा ही है जो वो उत्पादन जो है वो बेच देता है, और टाइम ऐसा आता है कि दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष में तो उसको कर्ज लेना पड़ता है बीज के लिए भी। तो ये स्थिति हमारी इकॉनमी की स्थिति भी, हमारे देश के गांव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तो आप जैसे पहला देख सकते हैं, पहला किसान वर्ष 1 में 100 रुपये उत्पादन है, उसका 100 रुपये का उत्पादन है, ये अज्यूम कर लो कि 100 रुपये का उत्पादन कर रहा है वो, और उपभोग यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो कितना रख लेता है, 40 रख लेता है, ठीक है। तो
40 की गेहूँ रख लेता है और अधिशेष उसके कितनी सरप्लस हो जाती है, 60 की सरप्लस हो जाती है, तो अगले वर्ष की पूंजी में वो 60 उसके पास बच गए और इस 60 को वो कहाँ यूज़ करेगा, उत्पादन के लिए यूज़ करेगा। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ली है कि जो उसके पास सेविंग हो जाएगी, बच जाएगी पूंजी, तो वो उसका डबल उत्पादन हो जाएगा। यानी पैसे अगर वो 60 लगा रहा है, 60 रुपये लगा रहा है, तो 120 रुपये का उसका उत्पादन होगा, यानी प्रोडक्शन उसकी 120 रुपये की होगी। ये अजम्पशन लेके चल रही हैं। जैसे आप पहली लाइन में देख भी रहे हैं कि यहाँ पे एक 100 था, ठीक है, 100 है यहाँ पे, 40 उसने खुद के लिए रख दिया, 60 का उसको सरप्लस प्रोडक्शन उसने बेच दी और उससे 60 जो आया वो 60 का डबल है 120, तो इस तरह से 40 फिर रख लिए, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इतना उपभोग सभी कर रहे हैं, तो एक फिक्स्ड कंजम्पशन है, ये इतना तो अपने खाने के लिए सभी रखेंगे, ठीक है। पहला है किसान वाले, दूसरा किसान है, तीसरा किसान है, तो सभी कम से कम इतना तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे। तो दूसरे किसान की बात करें अगर, तो पहले वो देखते हैं पहले वर्ष में उसका उत्पादन 80 है, 40 वो उपभोग कर लेता है, कंजम्पशन कर लेता है, तो उसके पास कितना बचेगा अधिशेष, 40 बचेगा। 40 में से 80 में से 40 निकाले तो कितने बचे, 40 बचे, तो अगले वर्ष के लिए उसकी पूंजी 40 आ जाएगी। अब इस 40 का डबल कर देंगे, इधर 80 आ जाएगा, 80 में से 40 निकाला, 40 बचा, तो 40 ही इधर आया, तो 40 का डबल कर लेंगे 80, मतलब वो कांस्टेंट उसकी रह रहा है कंजम्पशन, और कांस्टेंट ही उसका उत्पादन भी रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे साल में लगभग उसका उत्पादन सेम है। लेकिन तीसरे किसान की अगर हम बात करें तो 60 आप देख रहे हैं उसका उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन 60 की कर रहा है, वो उपभोग कितना कर रहा है, 40 उपभोग कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है खुद के लिए खाने के लिए, और बच कितना जाता है 60 में से 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो अगले वर्ष के लिए 20 बचा। अब 20 का डबल हमने इधर अज्यूम किया हुआ है, इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे इधर, तो के लिए रखा, तो 20 का डबल कर दिया, तो इधर 40 आएगा, 40 का 40 उपभोग कर लिया, इधर 0, तो इधर उसने को कर्ज लेना पड़ेगा उत्पादन, फिर उसका चल सकता। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से तीसरा किसान जो है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न जहाँ समझ सकते हैं आप इसको, तीनों किसानों के गेहूं के 3 वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको आपको कॉपी पे भी सॉल्व करना है। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, तो मैंने जैसे आपको बताया तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, उसको अब तो कर्ज लेके ही करना पड़ेगा, उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर वो कर्ज नहीं लेता है तो वो आगे फसल लगा ही नहीं पाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने 3 किसानों के बारे में पढ़ी। तो इससे हमने ये देखा कि किस तरह से अलग अलग किसानों के बीच इनइक्वालिटी है। बड़ा किसान कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, मझोला किसान जो है वो कांस्टेंट प्रोडक्शन कर रहा है, और जो छोटा किसान है वो तो बिल्कुल प्रोडक्शन इतनी कर नहीं पाता और उसको लोन कर्ज या इस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब हम मिश्री लाल की कहानी पढ़ेंगे। मिश्री लाल की कहानी, तो मिश्री लाल कौन है, क्या करता है मिश्री लाल। मिश्री लाल ने एक गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो वो मशीन किससे चलती है, बिजली से चलती है। पहले वो जो गन्नों से रस निकालता था वो बैलों की मदद से निकालता था, ठीक है। तो बैलों की मदद से वो गन्नों का रस निकालता था और उससे गुड़ बनाता था। लेकिन अब वो मशीन से ये काम कर रहा है, उसने मशीन खरीदी है, वो मशीन बिजली से चलती है, ठीक है। तो मिश्री लाल क्या करता है, खुद का गन्ना भी है और दूसरों का भी गन्ना खरीद कर वो गुड़ बनाता है, और गुड़ बनाकर वो कहाँ बेचता है, शाहपुर के व्यापारियों को ये गुड़ बनाकर वो बेच देता है। तो इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो मिश्री लाल क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, वो गन्ने खरीदता है और उससे जूस निकालता है और उसका गुड़ बनाता है और कहाँ बेच देता है, शाहपुर के व्यापारियों को। अब क्वेश्चंस कुछ निकलते हैं, ये आपको मन में सोचना भी है, ठीक है। आइए चर्चा करें। तो आप मन में सोचिए और आप इसके क्या आंसर हो सकते हैं ये आप खुद ही निकालेंगे। पहला है, मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ी, उसको मशीन खरीदने में कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। ये आपको कुछ सोचना है। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध करवाता है, इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है। तो ये कार्य जो है श्रम यानी लेबर कौन उपलब्ध करवाता है, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं, ठीक है। मिश्री लाल क्यों नहीं अपना
लाभ बढ़ा पा रहा है, वो प्रॉफिट उसको ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो गुड़ व्यापारियों को बेच देता है, इस तरह से वो इंटरमीडियरीज को बेच देता है, तो बीच के लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है, वो खुद अगर बेचे तो ज़्यादा भी कमा सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। अगला है, क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती को? तो वो मार्केट पे भी निर्भर करता है कि मार्केट में उस चीज़ की मांग है या नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी मांग बाज़ार में बहुत कम होती है, तो इस कारण जो किसान होते हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब मिश्री लाल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगला है, मिश्री लाल अपना गुड़ गाँव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचते? तो ये क्वेश्चन कुछ निकलते हैं, ये आपको मन में सोचना है और आपको खुद लिखने और करने भी हैं। अब हम पढ़ेंगे करीम की कहानी। कौन है करीम, क्या करता है करीम, वो देखेंगे। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है, उसने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया है। ठीक है, कंप्यूटर सेंटर क्यों खोला है उसने? लोगों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, और उससे वो पैसे कमाएगा। ठीक है, लोग कंप्यूटर सीखने आएंगे और फीस लेगा वो और उससे पैसे कमाएगा, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं, तो उसने देखा कि अब लोग शहर में जा रहे हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। तो उसने देखा कि गांव में 2 महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, तो उसने उनको काम पे रख लिया और कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाज़ार की तरफ जो खुला बाहर है, ठीक है, उसके कमरे में कक्षाएँ प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो हाई स्कूल के छात्र जो थे वो यहाँ आते हैं और कंप्यूटर सीखते हैं उसके पास। तो इस तरह से करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोला और टीचर्स रखे, कंप्यूटर खरीदे और वो अब वहाँ पे कंप्यूटर सिखा रहा है। में आइए चर्चा करें, करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? तो करीम पूंजी और श्रम यानी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो कैपिटल एंड लेबर, उसकी कैपिटल और लेबर मिश्री लाल की कैपिटल और लेबर से किस तरह से डिफरेंट है? तो आप देख सकते हैं कि करीम कंप्यूटर खरीदे हैं उसने, कंप्यूटर तो महंगे होते हैं, उससे मशीन से महंगे ही होंगे। ठीक है, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एफर्ट करने की ज़रूरत है, वो गन्ने को ठीक करना, साफ़ करना और फिर उसका गुड़ बनाना, रस निकालना, ये बहुत एफर्ट वाली बात होती है और ज़्यादा फिजिकल लेबर लगती है वहाँ पे। लेकिन करीम ने क्या किया? करीम ने तो महिलाओं को रखा है, उनकी सर्विसेज को वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसकी श्रम और उसकी पूंजी अलग है। दूसरा है, इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। तो पहले कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं खोला? क्योंकि पहले क्या पता लोग कंप्यूटर सीखने शहर ना जाते हों, डिमांड कम हो, कंप्यूटर सीखना लोग इतने गांव में नहीं सीख रहे हों। ठीक है, तो उसने देखा कि अब लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट की, कंप्यूटर खरीदे, है ना, और कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको खुद भी सोचने हैं और लिखना है। तो अब हम पढ़ेंगे किशोर की कहानी। ये सारी कहानी हैं आपके एनसीईआरटी में, आपका कुछ भी ना छूटे इसलिए सब कुछ कवर हो रहा है और आप इकोनॉमिक्स को बड़े अच्छे से समझ पाएँ, अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ पाएँ, किस तरह से हमारी इकॉनमी चलती है, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से लोग अर्निंग करते हैं, किस तरह से चीज़ों का लेन देन होता है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इन कहानियों की भी हेल्प से। किशोर एक खेती हर मजदूर है। ठीक है, आप किशोर की कहानी पढ़ रहे हैं, क्या कहता है कि किशोर एक खेती हर मजदूर है, यानी वो एक एग्रीकल्चरल लेबर है जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करता है। तो किशोर जो है वो अपनी मजदूरी से बड़ी मुश्किल से अपने घर की आवश्यकताएं पूरी करता है और उसने बैंक से भी कर्ज लिया हुआ है जो कि सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम स्कीम्स चलती रहती हैं उसमें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज मिलता है, तो उसने भी वो कर्ज लिया हुआ है जो कि भूमिहीन निर्धन की परिवारों को सस्ते कर्ज मिलते। ठीक है, उसने ये कर्ज लिया हुआ है। किशोर ने उस कर्ज से क्या किया है? भैंस खरीदी, तो उस भैंस का दूध वो बेचता है। ठीक है, तो भैंस का दूध बेचता है और उसने साथ ही अपनी भैंसा गाड़ी भी बना लिया। तो भैंस
के बच्चे होंगे अगर, तो भैंसा गाड़ी भी बना लेगा वो। तो भैंसा गाड़ी भी बनाई है उसने, जिसमें वो कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर भी जाता है। ठीक है, तो वो उस भैंसा गाड़ी से सामान भी लाता ले जाता रहता है, जिससे उसको इनकम मिलती है। किशोर गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को शाहपुर भी लेकर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। तो परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। ठीक है, इस तरह से उसकी इनकम बढ़ गई है। उसने भैंस खरीदी, भैंस दूध बेचता है, भैंसा गाड़ी बना ली, और इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी देता है। तो अब वो ज़्यादा पैसे कमाने लग पड़ा है पहले से। लेकिन अगर खेती हर मजदूर ही होता, सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर, तो उसके लिए अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता। तो इस तरह से उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज की और लोन लिया, और अब वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो अब आइए चर्चा करें किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल उसकी क्या है। अब जहाँ पे उसने पैसा लगाया हुआ है, जो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे उसकी भैंसा गाड़ी हो गई, उसने भैंस खरीदी, है ना, तो ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल आ जाती है। दूसरा, क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। तो कार्यशील पूंजी उसने क्या लगाई है। ठीक है, जो कार्यशील पूंजी उसको यूज़ करनी रहती है। ठीक है, उस क्या यूज़ करता होगा वो, जैसे भैंस के लिए कुछ खरीदना, खाने के लिए, है ना, तो ये सारी उसकी कार्यशील पूंजी हो सकती है। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। अब आप देख रहे हो कौन कौन सी क्रियाओं में लगा हुआ है वो। एक तो दूध बेचता है, डेयरी का काम करता है, एक वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन फार्म एक्टिविटी, ऐसे आपने देखा। ठीक है, तो दूध बेचता है। दूसरा, वो परिवहन सेवा भी दे रहा है, यानी वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी है, वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो दूसरी उसकी एक्टिविटी क्या है, दूसरी उसकी एक्टिविटी है परिवहन से संबंधित, परिवहन सेवाएं। अगला लास्ट है, क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है। तो अच्छी सड़कें होंगी तो निश्चित लाभ तो होता ही है। अब सड़कें टूटी फूटी होंगी तो सामान को लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि अच्छी सड़कों से उसको लाभ हुआ है। तो ये आप सभी को करना है अपने नोटबुक में अच्छे से। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारांश जो समरी है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब इस सारांश और समरी को दिखाने का क्या मकसद है कि हम ये समझ सकते हैं, इस हम कहानी से हम ये समझते हैं बड़े आसानी से कि किस तरह से हमारे गांव में काम होता है, किस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं गांव में, और कैसे लोग एग्रीकल्चर से इनकम कमाते हैं। तो हमारा ये पालमपुर गांव की कहानी दूसरे सारे गांव जो इंडिया के हैं उनसे मिलती जुलती है। तो पालमपुर गांव की कहानी से हम बाकी सारे गांवों के बारे में भी सोच सकते हैं। हमें पता है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे निर्भर हैं। तो खेती गांव में एक मुख्य उत्पादन क्रिया होती है। ठीक है, तो खेती की विधियों में हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी परिवर्तन आया है। लोग अब मॉडर्न जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो उसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा फसल भी उगाने लग पड़े हैं। तो इससे क्या क्या हुआ है, आपने ये भी देखा कि हमारी जो भूमि है उसकी जो भूमि की क्वालिटी है वो ख़राब हुई है, और प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसका बहुत दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों से हमें पूंजी की भी ज़रूरत होती है। अब मझोले और बड़े किसान तो बचत से ही अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। उनको जो कैपिटल चाहिए होती है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी ज़मीन पे बीज खरीदने के लिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए, तो वो तो बचत से कर लेते हैं सब। लेकिन छोटे किसानों के लिए प्रॉब्लम है, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह से खेती हर मजदूर होते हैं जो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, जिनके अपने खेत नहीं होते। तो किस तरह से वो अपना भरण पोषण करते हैं, ये भी आपने देखा। तो आपने देखा, ये भी देखा कि श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। श्रम पूर्ति यानी जो लेबर सप्लाई हमारे कंट्री में है, लेबर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कैपिटल बहुत कम है। ठीक है, कैपिटल बहुत कम है। अगर हमारे पास लेबर के रिलेटेड ही अगर हमारे देश में काम हो तो
ये अच्छा होता सारे लेबरर्स के लिए, हमारे देश के लिए भी अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है और लेबर रिलेटेड वर्क्स जो हैं उल्टे कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे लेबर्स को, सभी लेबर्स को काम नहीं मिल पाता है और इस तरह से हम बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं हमारी इकॉनमी में। ठीक है, तो खेतों में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अब मशीनें यूज़ करने लग पड़े हैं लोग, तो खेतों में बहुत कम लेबरर्स अब यूज़ हो रहे हैं, बहुत कम लेबरर्स का उपयोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो श्रमिक हैं, लेबरर्स हैं, जो जिनको काम नहीं मिलता है एग्रीकल्चर में, वो कहाँ जा रहे हैं? गैर कृषि क्रियाओं में जा रहे हैं। गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं ये भी आपने सारी देख ली। जहाँ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा इनकम होती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम फ्यूचर में हमेशा ऐसा चाहेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, सिर्फ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर पे ही ना निर्भर रहें। ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी जाएं, नॉन फार्म सेक्टर की एक्टिविटीज़ में जाएं। बहुत कम पैसों में भी गैर कृषि कार्य शुरू किए जा सकते हैं, अपनी ही बचत का प्रयोग किया जा सकता है और जहाँ कर्ज भी लिया जा सकता है, ब्याज दर कम हो, जिससे कि लोग, बिना बचत वाले लोग भी हैं जो, वो भी लोन ले सकें, कर्ज ले सकें और अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, अपना काम शुरू करेंगे तभी तो वो कुछ कमा पाएंगे, उनकी हालत अच्छी हो पाएगी, हमारे इकॉनमी में, हमारे देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है, तो कर्ज उनको कम ब्याज दरों पे देना भी बहुत ज़रूरी है। तो पालमपुर के केस में आपने देखा कि किस तरह से पालमपुर के आसपास के गांव, कस्बों, है ना, वहाँ पे कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं, तो उनको बेचा जाता है और इनकम अर्न की जाती है। तो जैसे जैसे गांव और शहरों में अच्छी सड़कें होंगी, परिवहन होगा, टेलीफोन से जुड़ेंगे गांव अगर, तो गैर कृषि क्रियाओं के भी, गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो गैर कृषि क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे अगर अच्छी सड़कें होंगी, लोग परिवहन में भी ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे। जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ साल वर्षों में परिवहन जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे लोगों के अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तो अब अभ्यास के प्रश्नों पर चलते हैं। कुछ प्रश्न आपने कर लिए थे, पिछली कुछ वीडियोस जो चैप्टर की रही हैं, पिछले पार्ट्स रहे हैं जो 3, उनमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे वो अच्छे से। आपको प्रश्न 8 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। तो एक ही भूमि पर कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं हम? आपने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, उनसे हम जो कम भूमि पर भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, अब वीडियो को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 1 हेक्टर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। तो 1 हेक्टर जिसके पास ज़मीन होगी, 1 हेक्टर जिसके पास ज़मीन होगी, तो वो कितनी प्रोडक्शन कर पाएगा? ठीक है, उसके कार्य का आपको ब्यौरा देना है, ये आपको खुद सोचना है, खुद करना है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो आपने ये एग्जाम्पल से भी समझा कि किस तरह से छोटे किसानों को कर्ज लेना पड़ता है अगली फसल के लिए, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, जहाँ मझोले किसान होते हैं, उनको जो सरप्लस प्रोडक्शन है उससे वो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं अगले साल के लिए। जो अगले साल के लिए उनको कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, वो वहीं से अरेंज कर लेते हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए काफ़ी परेशानी होती है, उनको कर्ज लेना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है उस कर्ज पे। तो आप समझ सकते हैं इसको, और आपने देखा भी, आपको एनसीईआरटी से ही आंसर मिल जाएगा। आप वीडियो को फिर से देखें, पॉज करके नोट कर सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपने कर लिया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला था? तो उसको उसके खेतों में भी काम करना था और किस तरह से कंडीशन रखी थी तेजपाल ने, ये आपने देखा। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपने लिखना है कि पिछले 30 वर्षों में क्या क्या चेंजेस आई हैं उत्पादन के तरीकों में, किस तरह से प्रोडक्शन किसान पहले अपनी ज़मीनों में करते थे, आप किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बुलक पावर का यूज़ किया जाता था, बैलों की पावर को यूज़ किया जाता था ना, बैलों से वो प्लगिंग वगैरह होती थी, अब कैसे ट्रैक्टर से हो रही है। ये चेंजेस आपको पता करनी है और एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो कौन से गैर
कृषि उत्पादन आपके कार्य हो रहे हैं आपके एरिया में, आपके गांव में हो सकते हैं, आज जहाँ आप शहर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं शहरों में तो काफ़ी सारे गैर कृषि कार्य होते ही रहते हैं, तो वो आप लिस्ट बना सकते हैं। आपने इधर डेयरी की देखी, ट्रांसपोर्ट की देखी, शहरों में भी ऐसा हो सकता है, गांव में भी ऐसा हो सकता है। आपको सूची बनानी है, एक संक्षिप्त, एक ब्रीफ में एक छोटी सूची बनानी है। अगला प्रश्न है 14वां, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो गैर कृषि कार्य गांव में प्रारंभ कैसे हो सकते हैं? अगर गवर्नमेंट किसानों को, जहाँ जो खेतीहर मजदूर हैं उनको ऋण दे या सस्ते उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण दे, तो वो लोग अब गैर कृषि कार्य आरंभ कर सकते हैं और अपनी इनकम कमा सकते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो जो गैर कृषि कार्य वो शुरू कर सकते हैं गांव में लोग। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो आपको बताना है। तो आज पालमपुर गांव की कहानी का ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप सारे प्रश्न कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पिछली वीडियोस देखनी है जहां आपको अगली वीडियोस का अपडेट चाहिए रहेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।